बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 300 मुलाहिदा फरमाएं। ये 2000 रुपए वसूल करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है जहांगीर। वो हमारी इब्तिदाई गुफ्तगू सुन चुका था। तुमने जो मुझे वजदान की हैसियत से और मैंने तुम्हें ग्रे पैजारों के हवाले से शिनाख्त किया, फिर हमारे दरमियान किसी यहूदी लाबी और CFK के बामी राब्ते और ताल्लुक पर भी मुकालमेबाजी हुई। फवाद ने सलीम वासी को इस वाक़े से बाखबर कर दिया होगा और उसने बिग बॉस शोएब गौरी तक ये इतला पहुंचा दी होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि शोएब गौरी मेरी इस कार्रवाई और आइंदा अज़ाइम से पूरी तरह आगाह हो चुका है। लिहाजा मैंने पुरसोच अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा और थोड़े तवक्कुफ के बाद गंभीर आवाज में कहा, अब मुझे शोएब गौरी की जानिब से मोहतात रहते हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। जहांगीर, तुम्हारी जरा सी भूल और नफसानी ख्वाहिश ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है। बताओ अब मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? वजदान, तुम बहुत बातदबीर इंसान हो। वो लजाजत अमेज लहजे में बोला, खुदा के वास्ते मुझे बिग बॉस के अताब से बचा लो। मैं हराम मौत नहीं मरना चाहता। उसका गिड़गिड़ाना सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने सख्त अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, अगर तुम अपने दिल में जिंदा रहने की ख्वाहिश रखती हो तो अब तक उस फ्लैट में बैठे क्या कर रहे हो? फवाद 6 बजे से पहले वहां से निकल गया था और अब 11:30 बज चुके हैं। मौत किसी भी लम्हे तुम्हें अपने नुकीले पंजों में दबोच सकती है। क्या तुम भयानक मौत और हसरतनाक मौत का इंतजार कर रहे हो? उसकी सरासीमा आवाज से मैंने महसूस किया कि उसने मेरी बात के इख्तिताम पर एक खौफनाक जुरजुरी ली है। एयरपीस में उसकी डरी सहमी आवाज उभरी, वजदान तुम भी बताओ मैं कहाँ जाऊँ? ऊपर खुदा है और नीचे तुम दोनों के सिवा मेरा कोई और आसरा सहारा नहीं है। मैंने कहा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो और मेरी हिदायत पर अमल करो। इंशाअल्लाह नतीजा तुम्हारे हक में बरामद होगा। तुम मुझे हुक्म दो, मैं क्या करूँ? तुम्हें फौरी तौर पर इस मनूस फ्लैट को छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मैं निकल रहा हूँ। वो फरमा बरदारी से बोला, बताओ मैं यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊँ? मैंने उसे मिनास बाकर के दफ्तर का पता समझाया और कहा, जब तक मैं वहां फोन करके तुम्हारे बारे में आसानियां फराम ना कर दूं, तुम उस दफ्तर से हिलना भी नहीं। ये फैसला बाद में करेंगे कि उसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है। ओके वजदान, मैं तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम ये बात कहकर इस दोस्ती की तौहीन कर रहे हो जो हमारे दरमियान कायम हो चुकी है। मैंने बरहमी से कहा, दोस्तों पर एहसान नहीं किया जाता बल्कि उनके काम आना फर्ज अव्वलीन होता है। वो मादरत ख्वाना अंदाज में बोला, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा। फोन बंद करने से पहले मैंने उससे चंद एक जरूरी सवाल किए। मैंने कहा, आज सुबह तुम्हारे बयान के मुताबिक पाकिस्तान के एक दोस्त यूरोपीय मुल्क का सफीर मिस्टर जिम ब्राउन कराची पहुंचने वाला था। उसके जहाज ने ठीक 10 बजे लैंड करना था और होटल पहुंचने से कबल ही CFK के 2 दहशतगर्दों ने बेमान सफीर को नर्सरी के मुकाम पर कातलाने हमले के बाद मौत के घाट उतारना था। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन रिपोर्ट क्या है? कातिलों ने तुम्हारे फ्लैट पर पनाह लेना थी, क्या वो तुम्हारे पास पहुंच गए हैं? जहांगीर की अब तक की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगा लिया था वो उस फ्लैट पर बिल्कुल अकेला था। अगर वो अकेला था तो इसका वादे मतलब यही था, नर्सरी वाले ऑपरेशन में कोई गड़बड़ हो गई थी और वो दोनों कातिल जहांगीर के पास पहुंचने से कासर रहे थे। 10 गुजरे हुए भी 1.5 घंटा बीत गया था। जहांगीर ने मेरे सवालात के जवाबात में बताया, इस सिलसिले में खुद मैं भी परेशान हूँ। नजीबुल्लाह और सिराज अहमद ने जिम ब्राउन के मौत के घाट उतारने के बाद मुख्तलिफ मराइल से गुजरकर ठीक 10:30 बजे मेरे पास आना था, लेकिन अभी तक ना तो वो आए और ना ही ऊपर से किसी किस्म के अहकाम मिले। लगता है कोई लंबी गड़बड़ हो गई है। हाँ लगता तो यही है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। जितनी लंबी गड़बड़ हो चुकी है उससे भी कहीं ज्यादा तवील व अरीज गड़बड़ होने वाली है। लिहाजा तुम फिलफौर उस फ्लैट से निकलकर मेरे बताए हुए मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करो। मैं बाद में फिर किसी वक्त तुमसे राब्ता करूंगा। 5 मिनट के वक्फे से मैंने दूसरा फोन मिनास बाकर को किया। इस वक्त मेरी रेस्ट वॉच 11:50 बजा रही थी। मिनास से फौरन राब्ता हो गया क्योंकि वो दफ्तर ही में मौजूद था। फोन पर मेरी आवाज सुनते ही वो जोशीले लहजे में बोला, वजदान तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिम ब्राउन का एक बाल भी बांका नहीं हुआ है ना? राइट, यू आर राइट। वो अपने जोश को दबाते हुए बोला, तफसीलात बड़ी सनसनीखेज हैं। हमने मुतवक्के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। हमसे मुराद हमारी पुलिस है। मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, मुबारक हो मिनास साहब, आपकी ज़बानी इस कामयाबी की तफसील सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले जहांगीर आपके दफ्तर पहुंचने वाला है। उसकी जान को सख्त खतरा है। आप उसे पनाह देंगे और उसकी हिफाजत का भी बंदोबस्त करेंगे और ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बारे में तफसीली बात बाद में होगी। फिलहाल आप ज़हन में ये बात रखें कि जहांगीर की हैसियत मेरे एक दोस्त की सी है। तुम जहांगीर की तरफ से बेफिक्र हो जाओ वजदान, वो तसल्ली अमेज लहजे में बोला। उसकी हिफाजत और निगहदाश्त अब मेरी जिम्मेदारी है। वो तुम्हारा दोस्त है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैंने मुतमईन होने के बाद कहा, ठीक है मिनास साहब, अब मुझे आप सफीर मिस्टर जिम ब्राउन के बारे में बताएं। वो बताने लगा, तुम्हारी फराम करदा इतलात ने मेरे अंदर खलबली मचा दी थी। कोई और शख्स अगर मुझे इस बारे में बताता तो मैं उसकी बात पर ध्यान ना देता, मगर तुम्हारी तो बात ही दूसरी है। मैं तुम पर आंखें बंद करके एतमाद करने लगा हूँ वजदान। यह आपकी मोहब्बत है मिनास साहब। मैंने उसके खामोश होते ही कहा। वो बोला, बैग में पुलिस के एक DSP खुर्शीद शाह से मेरे दोस्ताना मरासम है। खुर्शीद एक ईमानदार और फर्ज शनाज पुलिस ऑफिसर है। तुम्हारे जाते ही मैंने खुर्शीद को फोन किया और उसे ताज़ा तरीन मुतवक्के पेश आमदा सूरत हालात के बारे में बता दिया।
उसने फोन पर बात करना मुनासिब ना समझा और फौरन मुझसे मिलने चले आया। खुर्शीद शाह जिम ब्राउन की आमद से आगाह था और उसने इत्तफाक देखो वहीदान के खुर्शीद शाह प्रोटोकॉल के उस दस्ते में शामिल था जो सफीर जिम ब्राउन के साथ एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचने वाला था। खुर्शीद शाह ने पहली फुर्सत में अपने आला अफीसर से राब्ते किए और 1 घंटे के अंदर अंदर मेहमान यूरोपी सफीर की हिफाजत और मुतबादल क़याम का बंदोबस्त कर लिया गया। मुतबादल क़याम? मैंने हैरत से दोहराया। उसने बताया, हाँ, वहीदान आला उहदों पर फाइज जिम्मेदार अफराद ने आपस में हंगामी मीटिंग की और ये तय पाया कि मेहमान सफीर को उस तयशुदा प्रोग्राम की बजाय कहीं और पहुंचा दिया जाए। इस मकसद के लिए होटल एयरपोर्ट का इंतखाब किया गया और नायदी राजदारी के साथ वहाँ मेहमान सफीर जिम ब्राउन को ठहराने के इंतजाम कर दिए गए। मज़कूरा होटल एयरपोर्ट से चंद कदमों की दूरी पर है, लिहाजा जिम ब्राउन को बाहिफाजत वहाँ पहुँचा दिया गया। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका तो मैंने पूछा, मिनाज साहब, आपने बताया कि मुतवक्के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो लोग किस तरह पुलिस के हत्थे चढ़ गए? उन्होंने तो नर्सरी के करीब घात लगाकर जिम ब्राउन को शिकार करना था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वहीदान, वो तायद करते हुए बोला। मेहमान को बाहिफाजत होटल एयरपोर्ट पहुंचाने के साथ ये प्रोग्राम भी तय पाया था कि मुल्क दुश्मन मुतवक्के कातिलों को जरूर गिरफ्तार किया जाए। इस मकसद के उसूल की खातिर नर्सरी के पूरे इलाके को सादा लिबास पुलिस वालों ने अपनी निगाह में रख लिया। खासतौर पर लाल कोठी से लेकर गोरा कब्रस्तान तक शाहराए फैसल के दोनों जानिब चौकन्ना नजर रखने वाले मुसल्ला पुलिस एहलकार मुतय्यन कर दिए गए ताकि किसी भी गैर मामूली हरकत पर फौरन उकाब के मानद जब्ता मारकर मशकूक अफराद को अपनी गिरफ्त में ले लें। मिनाज बकर के बयान में खासा जोश व खरोश पाया जाता था। कामयाबी और नाकामी एक इंतहाई जज्बाती और हसास मामला होता है। इसमें इंसान खुद पर इख्तियार नहीं रख पाता। बाज़ औक़ात किसी खुशी के मौके पर फरते जज्बात से इंसान के आंसू निकल आते हैं और कभी गम की सूरत हालात में आंख से एक कतरा नहीं टपकता। गमो खुशी, कामयाबी और नाकामी इंसान को बेइख्तियार कर देती है। मिनाज बकर भी इस वक्त कुछ इसी किस्म की कैफियत से गुजर रहा था। वो बात को जारी रखते हुए बोला, वहीदान, मुतवक्के कातिलों तक रसाई हासिल करने के लिए पुलिस को एक ड्रामा स्टेज करना पड़ा। मेहमान सफीर जिम ब्राउन को तो चुपके से एयरपोर्ट से निकालकर होटल पहुंचा दिया गया, लेकिन डमी प्रोटोकॉल को एयरपोर्ट से उस होटल की जानिब रवाना किया गया जहां पहले जिम ब्राउन के क़याम का प्रोग्राम था। उस प्रोटोकॉल में वो गाड़ी शामिल नहीं थी जो सफीर को होटल से ले जाने के लिए इस्तेमाल होती। तुम जानते हो वहीदान, प्रोटोकॉल की गाड़ियां हाई स्पीड पर चलती हैं ताकि कहीं से उन्हें निशाना ना बनाया जा सके। 160 से ऊपर रफ्तार को टारगेट बनाना नामुमकिनात में से है। फिर जो तुमने बताया था कि नर्सरी के मुकाम पर कोई मसनूई इमरजेंसी पैदा करके इस प्रोटोकॉल की स्पीड को कम करने या उन्हें रोकने की कोशिश की जाए, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। प्रोटोकॉल में सबसे आगे ट्रैफिक पुलिस का दस्ता होता है, उसके पीछे पुलिस वालों का दस्ता। पुलिस वालों के अकब में मेहमान शख्सियत को रखा जाता है। उस वीवीआईपी शख्सियत के पीछे फिर पुलिस का एक कवरिंग दस्ता मौजूद होता है। हमारे इस ड्रामे में जिम ब्राउन की गाड़ी मौजूद नहीं थी। चुनाचे तय ये पाया कि पुलिस के दोनों दस्तों में फासला बढ़ा दिया जाए और अगर नर्सरी के किसी मुकाम पर रुकावट पैदा की जाए तो वहां जरूर ब्रेक लगाए जाएं। मुतवक्के कातिलों को पकड़ना मकसूद था, इसलिए हर किस्म की सूरत-ए-हाल के लिए सबके ज़हन तैयार थे। जिम ब्राउन की गाड़ी को गैर मौजूद पाकर कातिल बौखला जाते और इस बुखलाहट में उनसे कोई ऐसी फाश गलती सरजद हो जाती जिसकी बिना पर वो पुलिस की पकड़ में आ जाते। मिनाज बकर जरा देर को रुका तो मैंने कहा, कातिलों को पकड़ने का मंसूबा खासा दिलचस्प है लेकिन खतरनाक भी। पुलिस ने इस किस्म का फैसला करके हाई रिस्क लिया था। वहीदान, आमतौर पर हमारी पुलिस किसी तरह का रिस्क लेने की आदी नहीं। मिनाज बकर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन डीएसपी खुर्शीद शाह का शुमार उन पुलिस ऑफिसर्स में होता है जो अपने मकसद के उसूल की खातिर जान की बाजी लगाने से भी दरेग नहीं करते। फिर जिम ब्राउन वाला मामला मुल्क की इज्जत व वकार का मसला था। अगर उस यूरोपीय सफीर को कुछ हो जाता तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बहुत रुसवाई होती। इन हालात में पुलिस को हाई रिस्क लेना पड़ा। जानते हो इस चाल का क्या नतीजा बरामद हुआ? मुतवक्के कातिलों को कैसे गिरफ्त में लिया गया? मैं नहीं जानता, इसलिए जल्दी से कहा, आप बताएं मिनाज साहब। उसने बताया, प्रोटोकॉल में शामिल ट्रैफिक पुलिस के रैवल दस्ते ने जैसे ही नर्सरी का पुल क्रॉस किया, फुटपाथ के करीब खड़ा एक 9 उम्र लड़का भागता हुआ सड़क पर आ निकला। उसने अपने दोनों हाथों में 2 बाल्टियां उठा रखी थी। एक बाल्टी में बुने हुए चने और दूसरी में बुनी हुई मकई थी। लड़के की उम्र 12-13 साल रही होगी। इस उम्र के बच्चों को तुमने बाल्टियां उठाए शहर में मूंगफली, मकई और चने बेचते हुए देखा होगा। मजे की बात यह है कि उस लड़के के ताकुब में एक शख्स भी सड़क पर आ गया। उसके पीछे भागते हुए मुसलसल बाआवाज बुलंद गालियां दे रहा था और साथ ही उसे जेब कतरा, चोर, हरामी और जाने क्या क्या कुछ कहता चला आ रहा था। उन दोनों को देखकर पहली नजर में यही बात समझ आती कि वो इस आदमी की जेब काट कर फरार हो रहा था। सड़क एन बस में पहुंचकर बाल्टी बरदार लड़का मुंह के बल गिरा। बाल्टियां उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और उनमें मौजूद मकई और चने के दाने सड़क पर दूर तक बिखर गए। वो लड़का अपने मुताकिब की परवाह किए बगैर बड़ी तेज रफ्तारी से अपने माल को समेटने में मसरूफ हो गया। वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस वाले चीख चीख कर उन्हें रोड से हटने को कह रहे थे, मगर वो दोनों जैसे किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लड़का तनदही से अपने काम में मसरूफ था और उसके पीछे आने वाला शख्स लड़के को पकड़ने की कोशिश में हाथ पांव चला रहा था। यह पूरा वाकया बमुश्किल 5 सेकंड में पेश आ गया।
अगली लम्हे पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। फिर उनके टायरों की तेज चिड़चिड़ाहट फजा में गूंजी। तयशुदा प्रोग्राम के तहत पुलिस वालों ने गाड़ियां रोक ली थी। ब्रेक्स की आवाज के साथ ही सर्विस रोड से एक हुंडा 125 तेजी से निकली। इस मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे जिन्होंने अपने चेहरों को छुपाने के लिए हेलमेट लगा रखे थे। पीछे बैठे हुए शख्स के हाथ में खतरनाक गन वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। मोटरसाइकिल का रुख शाहराह फैसल की जानिब था। वो यकीनी तौर पर जिम बरौन की गाड़ी पर फायरिंग की खातिर आगे बढ़े थे, लेकिन उसी अस्थान में पुलिस वालों का पिछला दस्ता भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस वाले मुतवक्के कातलों की साजिश से पेश किए आगाह थे और ये सारा ड्रामा महज उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रचाया गया था। लिहाजा मोटरसाइकिल सवार फौरन उनकी निगाह में आ गए। पहले से रेड अलर्ट पुलिस वालों ने हुंडा 125 के टायरों को निशाना बनाते हुए अपनी तैयार गनों के दहाने खोल दिए। इस फायरिंग में उन दोनों के पांव भी शदीद जख्मी हो गए और मोटरसाइकिल सड़क के किनारे उलट गई। मुस्तैद पुलिस वालों ने पीछे बैठे हुए मुसल्ला शख्स को गन सीधी करने का मौका भी नहीं दिया था। फिर चंद सेकंड में उन दोनों मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर आहनी जेवर से आरास्ता कर दिया। गन बरदार का नाम सुराज अहमद और उसके साथी का नाम नजीबुल्लाह मालूम हुआ है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, ताहम अभी तक उन्होंने जबान नहीं खोली, लेकिन उनकी मुजाहमत तूल नहीं पकड़ेगी। पुलिस जबान बंदी और लब खुशाई के 101 हुनर जानती है। बहरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ मिनास बाकर की रिपोर्ट सुन रहा था। जहांगीर ने मुझे मुतवक्के कातलों के यही नाम बताए थे जो पुलिस वालों के हत्थे चढ़े थे। सबसे अहम बात यह थी कि मेरा मुल्क एक बहुत बड़ी बदनामी से बच गया था। मैंने मिनास बाकर से पूछा, वो चने मुकई वाले लड़के और उसका वसीला ताकुब करने वाले शख्स का किस्सा क्या हुआ? वो इस मामले के अहम किरदार हैं। पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है, मिनास बाकर ने बताया। उन्हें इस ड्रामे में किरदार अदा करने के लिए खरीदा गया था। बारी मामले के लालच उन्हें ये खतरनाक रोल करने पर मजबूर कर दिया गया था। लड़के का नाम बख्त वाहिद है और दूसरे शख्स का नाम इमदाद अली पता चला है। बख्त वाहिद का ताल्लुक एक मफलूकुल खाल घराने से है। वो चने मुकई वगैरह बेचना उसका जरिया रोजगार है। बख्त वाहिद और इमदाद अली ने वो खतरनाक हरकत की नजीबुल्लाह वगैरह के कहने पर भारी रकम के लालच में की थी। हुसूल रिज़्क़ हलाल को इसलिए ऐन इबादत का दर्जा दिया गया है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, वरना पेट का दोज़ख जाने कैसे कैसे शर्मनाक चक्रों में फंसाने के लिए तैयार रहता है। तुम ठीक कहते हो वहीदान, वो ताईदी अंदाज में बोला। अब पुलिस उस गरीब चने बेचने वाले लड़के को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर देगी। हमारे दरमियान इस ताज़ा तरीन मौजू पर मजीद चंद मिनट बातें हुई। फिर मिनास बाकर ने पूछा, तुम तो खैरियत से लाहौर पहुंच गए हो ना? मैंने इस बात में जवाब देते हुए कहा, अब तक तो इस तरफ मुकम्मल खैरियत है, इंशाअल्लाह आइंदा भी खैरियत ही रहेगी। वो पुर यकीन लहजे में बोला, फरीद पाशा मेरा बहुत ही पुरखलूस दोस्त है। मैंने आज सुबह फोन करके उसे तुम्हारे बारे में बता दिया है। उससे किसी किस्म की मदद लेने में हिचकिचाहट का मुजाहरा ना करना, वो तुम्हारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा। मैंने पूछ लिया, मसलन इस सिलसिले में वो मुफीद साबित हो सकता है? भाई तुम्हारे मिशन के सिलसिले में। मैं चौंका, मैं आपकी बात समझा नहीं। वो वजाहत करते हुए बोला, वहीदान तुम अपनी साथी साहिल की बादियाबी के लिए लाहौर गए हो ना? वो तुम्हारे एक दरीना दुश्मन अव्वल के कब्जे में पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। तुम्हारा दुश्मन लाहौर के एक सरहदी गांव मौजू रखा वाली का बासर जमींदार चौधरी है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जनाब। मैं भी तक उलझन में था, मगर आपके दोस्त फरीद पाशा का रखा वाली या चौधरी नवाज़ अली से क्या ताल्लुक है? वो ठहरे हुए लहजे में बोला, इन दोनों चीजों से बिलाशुबा इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो इस सिलसिले में तुम्हारी भरपूर मदद कर सकता है। दरअसल फरीद पाशा एक साहिब हैसियत जमींदार खानदान का फर्द है। उसके खानदान के दीगर अफराद अब भी गाँव में रहते हैं और जमींदारी करते हैं। उनका गाँव लाहौर के नवा में वाक़ है। सियासत में भी उन लोगों ने खूब हाथ पांव फैला रखे हैं। सिर्फ फरीद पाशा ही ने शहर का रुख किया और वो भी माँ जबीनों की नगरी का रुख। फरीद के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लिहाजा उसने फिल्म इंडस्ट्री में कशिश महसूस की और आजकल वो एक कामयाब प्रोड्यूसर की हैसियत से फिल्में बना रहा है। लाहौर में उसकी एक आलीशान रिहाइश गाह है, जहाँ का मैंने तुम्हें पता लिख कर दिया था। मैं जब भी लाहौर जाता हूँ तो उसी के यहाँ ठहरता हूँ। फरीद अगरचे बहुत मसरूफ रहता है, लेकिन दोस्तों के लिए वक्त निकालना उसे खूब आता है। हसीनों के जुर्मट में घिरे उस शख्स से मिलकर तुम्हें यकीनन खुशी होगी। किसी फिल्म प्रोड्यूसर की अप्रोच से तुम बाखूबी आशना हो। मुझे यकीन है फरीद पाशा हर हवाले से तुम्हारे लिए मुफीद साबित होगा। तुम रखा वाले मिशन में उससे मदद ले सकते हो। ठीक है, मैं उस काम के बंदे से जरूर मिलूंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ वजदान। शुक्रिया मिनाज साहब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर इजाफा करते हुए उसे बताया, आपको जहांगीर की हिफाजत और पनाह का बंदोबस्त करने के साथ एक और अहम काम भी करना होगा। ताज़ा तरीन सूरत हालात के पेश नजर मैंने कुछ हंगामी फैसले किए हैं। हाँ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो एकदम संजीदा हो गया। मैंने कहा, यहूदी लाबी और CFK के बकौल आपके CPF के सिलसिले में आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको CFK के वालों के 2 अड्डों साउथ और ईस्ट के बारे में तफसीलन बता दिया है। वहाँ के एड्रेस और कायम मुकाम का नाम आपके पास दर्ज है। तीसरे अड्डे मलीर के बारे में जहांगीर को हर किस्म की मालूमात हासिल है, क्योंकि उसका ताल्लुक मलीर ही से था। आप अपने दोस्त DSP खुर्शीद शाह और दीगर फर्ज शनास अफसरों के साथ उन अड्डों पर रेड करें और इस खबीस तंजीम को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं उसमें एक लम्हे की ताखीर ना करें।
उन लोगों को मौका देना वक्त जाया करने के मुतरादिफ होगा। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए मजीद कहा, अब तो आपके लिए इस जवाबदेही का मसला भी नहीं रहा कि उन खतरनाक लोगों के बारे में आपको कहां से मालूमात हासिल हुई। CFK के साउथ वाले अड्डे से वाबस्ता 2 अफराद कातलाना हमले के इल्जाम में पुलिस के कब्जे में हैं। उन पर दबाव डालकर बहुत कुछ उगलवाया जा सकता है। अगर पुलिस का कोई बाइख्तियार आला अफीसर आपकी बात को समझ जाए तो आप कामयाबी के बहुत से झंडे अपने नाम से गाड़ सकते हैं। ये सब तो मैं कर लूंगा, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, मगर तुमने अचानक अपने प्रोग्राम में तब्दीली क्यों कर डाली? हमारे दरमियान तय यही हुआ था ना, जब तुम लाहौर से वापस आओगे तो कता कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ मिनाज साहब। मैंने उसकी बात मुकम्मल तफसील होने से पहले ही काट दी। अब हालात यकसर बदल चुके हैं, इसलिए मुझे भी अपने प्रोग्राम तब्दील करने पड़ रहे हैं। हालात की तब्दीली की कुछ वजाहत करोगे? उसने पूछा। मैंने कहा, एक तो पुलिस बराह रास्त इस मामले में कूद पड़ी। आपके या मेरे ना चाहते हुए भी वो बाल की खाल और खाल के बाल जरूर निकालेंगे। नजीबुल्लाह और सराज अहमद रंगे हाथों मौके पर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस वाले अपनी मखसूस तफ्तीश से उन दोनों के आबाओ व अजदाद को भी खोज निकालेंगे। उसके बाद शोएब गौरी और उसकी शैतानी तंजीम CFK के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लाजम हो जाएगी। दूसरी अहम बात यह कि जहांगीर का साथी फवाद मंदिर से गायब हो गया है। इस किस्म की अंडरग्राउंड तंजीमों में हर रुकन दूसरे पर निगरान होता है। फवाद की मौजूदगी मेरे और जहांगीर के दरमियान कुछ इस नोयत की गुफ्तगू हुई थी जिसमें उनका बिग बॉस शोएब गौरी मेरे सामने एक मुजरिम की हैसियत से अया हो गया। वो अब तक मेरी दोस्ती का दम भरता रहा है, मगर उसकी असलियत मुझ पर खुल जाने के बाद वो मेरा बदतरीन दुश्मन बन जाएगा। वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता मेरी मुकम्मल सफाई के लिए वो सब कुछ कर सकता है। फवाद का पुरस्कार ग़याब यही जाहिर करता है कि उसने अपने बॉस को रिपोर्ट पेश कर दी होगी और फिर मलीर का करता धरता ने शोएब को सब कुछ बता दिया होगा। हालात की ये नई करवट बहुत एहतियात की मुतकाजी है। हमें एक कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। मैं खुद शोएब गौरी से मिलूंगा और ना ही किसी किस्म का कोई राब्ता रखूंगा। अगर उसने राब्ता किया तो मैं मौके महल की मुनासबत से उसे ट्रीट करूंगा। फवाद की रुपोशी ने बड़ी गड़बड़ पैदा कर दी है। आप तो समझते हैं ऐसी तंजीमों में राज की कितनी अहमियत होती है। हाँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मिनास बाकर की गंभीर आवाज मेरी समाज से टकराई। तुमने हालात का जो नक्शा खींचा है वो बहुत तवज्जो तलब और काबिल फिक्र है। शोएब गौरी अब वाकई तुम्हारा दुश्मन अव्वल बन जाएगा। तुम्हें हद से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। वो मैं कर लूंगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आप फौरन CFK के खिलाफ एक्शन में आ जाएं। बाद में मैं भी कराची आकर आपको ज्वाइन कर लूंगा। एक बात का ख्याल रखें मिनाज साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कहीं भी किसी भी मरहले पर मेरा जिक्र नहीं आना चाहिए। आप अपने क्राइम रिपोर्टर शहजाद को सामने रखकर ये खेल बड़ी खूबसूरती से खेल सकते हैं। शहजाद एक बेदार मगज और खासा चलता फिरता पुरजा किस्म का बंदा है। मुझे उम्मीद है वो जरूर कोई बड़ा काम कर दिखाएगा। वैसे भी मैं गाये बगाए आपसे रब्ता करता रहूंगा। वो जज्बाती हो गया। ओके माई सन, मैं कुछ करता हूँ। मिराज का माई सन कहना मुझे अच्छा लगा। सिंगापुर वाला इंस्पेक्टर चियांग शू भी मुझे इसी अंदाज में पुकारता था जो मन को बहुत भला लगता था। इस अंदाज में जो अपनाइयत और खुलूस पहना है उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। अल्फाज चाहे किसी भी जबान के क्यों ना हो, वो इंसानी जज्बात और एहसासात की मुकम्मल तर्जुमानी या अक्कासी नहीं कर सकते। अल्फाज को महज एक वसीले या सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो जज्बात का नेमुल बदल नहीं हो सकते। अपने महबूब से बेपनाह मोहब्बत का इजहार मुमकिन नहीं, ये कहकर काम चला लिया जाता है। जहाँ तुम पर निसार करता हूँ। मेरी समाज से मिनास बाकर की अपनाइयत अमेज आवाज टकराई। फैदान, तुम्हें रकम वगैरह की जरूरत पड़े? मैंने कते कलामी करते हुए कहा, मिनास साहब मेरे पास अच्छी खासी रकम मौजूद है। अगर मुझे मजीद रकम की जरूरत पड़ी तो उसके उसूल के लिए मेरे पास ऑनलाइन बैंकिंग कार्ड मौजूद है। उनमें एक सिल्वर और एक गोल्ड कार्ड है। इंशाअल्लाह मुल्क के किसी भी हिस्से में और मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में मुझे रकम वगैरह का मसला कभी पेश नहीं आएगा। आपकी पेशकश का बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी एक बहुत बड़ी फिक्र खत्म कर दी। वो मुतमईन लहजे में बोला। मिनाज बाकर ने हसरत अमेज लहजे में कहा, वैदान कितना ही अच्छा होता कि तुम शबाना की शादी के मौके पर मेरे पास होते। उसकी रुखसती में अब चंद रोज बाकी हैं। मुझे इस गैर हाजिरी का सख्त अफसोस है जनाब। मैंने तय दिल से कहा, मेरी दिली दुआ है आप खुश असलूबी से अपना फरीजा अदा कर सकें। आप मेरी मजबूरियों का अंदाजा लगा सकते हैं। अलविदाइया कलिमात के बाद मैंने रिसीवर को क्रैडल कर दिया। सुबह कराची एयरपोर्ट पर मैंने हल्का पुल्का नाश्ता किया था। अब मुझे ठीक ठाक भूख महसूस हो रही थी। मैंने रूम सर्विस को कहकर अपने कमरे में ही लंच मंगवा लिया। गर्मा गर्म खुश जायका खाना मेदे में उतरा तो बदन में सोई हुई थकन अंगड़ाई लेकर बेदार हो गई। कोई जाए फरार ना पाकर मैं बेड पर दराज हो गया और आइंदा 5 मिनट में मैं नींद की हसीन और कैफावर वादी में कदम रख चुका था। टेलीफोन की घंटी पर मेरी आंख खुली। मैंने आंखें मलते हुए दीवार गिर क्लाक पर निगाह डाली। क्लाक 3 का वक्त बता रहा था। इसका मतलब यही था कि मैं बमुश्किल 1.5 घंटा सोया हूँगा। मुझे सोने से कबल होटल वालों को यह हिदायत कर देना चाहिए थी कि नींद के दौरान में वो कोई कॉल ना दे। इसी भूल का खुमियादा था कि फोन की घंटी ने मुझे बेदार होने पर मजबूर कर दिया। मैंने इन ख्यालात को ज़हन से झटकते हुए रिसीवर उठाया। हेलो, मैंने माउथ पीस में कहा। दूसरी जानिब होटल का ऑपरेटर था। उसने जल्दी से कहा, सर आपके लिए कराची से कॉल है, शोएब गौरी साहब बात करेंगे। शोएब गौरी के नाम ने मुझे चौंका दिया और मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। ठीक है, लाइन थ्रू करो। मैंने तहमखाना लहजे में ऑपरेटर से कहा।
दूसरे इले में शोएब की थरथराती आवाज मेरी समाज से टकराई। हेलो वैतान। हाँ शोएब, क्या हुआ? तुम खासे घबराए हुए लग रहे हो, मैंने तलमकान मोतदिल लहजे में कहा। वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय एक मुतमईन सांस लेते हुए बोला, शुक्र है तुम होटल में मिल गए, वरना मैं डर रहा था कि कहीं तुम लाहौर पहुंचते ही रखा वाली रवाना ना हो गए हो। मैंने अपने दिली जज्बात और एहसासात को छुपाते हुए कहा, यार इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अगर मैं रखा वाली रवाना हो चुका होता तो कौन सी क्यामत आ जाती। तुमने बरमहल लफ्ज बल्कि अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो जल्दी से बोला। उसके अंदर से इसरार और अदम इत्मीनान झलकता था। बात को जारी रखते हुए कहने लगा, अगर इस वक्त मैं तुमसे राब्ता करने में कामयाब ना होता तो समझो वाकई एक क्यामत टूट पड़ती। आज शोएब गौरी का लबो लहजा और अंदाज बहुत बदला हुआ था। मैंने हमेशा उसे पुरसुकून और मुतहम्मिल मिजाज पाया था, लेकिन इस वक्त की गुफ्तगू को देखते हुए कहा जा सकता था कि वो बड़ी हद तक मुतफिक्र और नर्वस है। घूम फिर कर मेरा ध्यान फवाद की तरफ जाता था। 90% इम्कान इस बात का था कि शोएब गौरी को हकीकत हाल की खबर हो चुकी होगी। इस बाखबरी के बाद उसका खामोश बैठे रहना मुमकिन नहीं था। मैंने बातचीत को नॉर्मल रखते हुए कहा, शोएब मैं तुम्हारी परेशानी को नहीं समझ पा रहा हूँ, जरा खुलकर बताओ आखिर मसला क्या है? मैं परेशान नहीं बल्कि मुतज़ब्ज़ब हूँ, वो बड़ी सूरत से बोला। मैंने पूछा, इस तज़ब्ज़ुब का सबब क्या है? तुम फौरन कराची चले आओ, फिर तफसील से बात होगी। गोया बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मैं समझ गया वो जल्द अज जल्द मुझे कराची क्यों बुलवाना चाहता है। बगैर तरह जिन खला से गुजरा था उनके पेश नजर ये अंदाजा लगाना बहुत आसान था कि शोएब गौरी पहली फुर्सत में मुझ पर हाथ डालना चाहता था। मैं पलक झपकने में रेड अलर्ट हो गया। मैंने मुतदिल और मोहतात अंदाज में कहा, तुम जानते हो शोएब मैं कितने अहम और हसास मिशन पर कराची से लाहौर पहुंचा हूं और अब तुम मुझे फौरन वापस बुला रहे हो। यार बात ही कुछ ऐसी है कि तुम्हें पहली फुर्सत में कराची आ जाना चाहिए। आखिर ऐसी क्या बात होगी फैजान, तुम्हारे लिए मेरे पास दो नहायत ही अहम और सनसनीखेज खबरें हैं। उसका लबो लहजा वापस लौट आया। उसका मतलब यही था वो अब तक अपने तई भरपूर अदाकारी कर रहा था। अगर मैं हकीकत हाल से आगाह ना होता तो उसकी एक्टिंग को सच मान लेता। मैंने कहा, शोएब वो दो खबरें जल्दी से मुझे बता दो। एक खबर खुशी की है और दूसरी अफसोसनाक। वो संजीदगी से बोला। मैंने कहा, तुम जानते हो मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूँ, बुरी से बुरी खबर को भी नायत तहम्मुल से सुन सकता हूँ। तुम बेफिक्र होकर मुझे कोई भी अपनी बुरी खबर सुना सकते हो। मैंने सुन रखा है जब आपके पास किसी के लिए बैक खुशी और गमी की खबरें मौजूद हों तो फिर पहले खुशी की खबर सुनाना चाहिए, बाद में गमी की। वो फलसियाना अंदाज में बोला। पहली खबर ज़हन पर जो तासर कायम करेगी उसके बल बोते पर दूसरी खबर से निपटा जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें फोन पर सिर्फ खुशी की खबर सुनाऊंगा। दूसरी खबर कराची आने पर तुम तक पहुंचाई जाएगी। मैंने इस खेल में अपनी शिराकत जारी रखते हुए कहा, क्या खुशी की खबर इतनी ज्यादा अहम है कि मैं अपना मिशन नामुकम्मल छोड़कर फौरन कराची आ जाऊं? इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त तुम्हारे मिशन ही से है। उसने कहा, क्या मतलब? मैं उछल कर रह गया। वो बोला, मैंने तुम्हारी साथी साहिल को ट्रेस कर लिया है, वो इधर कराची ही में है। जहन्नुम मकानी मियां जाहिद हुसैन ने तुमसे झूठ बोला था। ये कैसे हो सकता है? मैंने उलझन ज़दा लहजे में बेसाख्ता कहा। वो अतमी लहजे में बोला, ये हो चुका है वजदान, मैं भला तुमसे झूठ बोलूंगा? तुम यहाँ आकर खुद अपनी आंखों से देख सकती हो। आज रात को मैं तुम्हारी साथी को बाहिफाजत अपनी तहवील में ले लूंगा। थोड़ी सी प्लानिंग के बाद मिसाइल को हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। तुम सीधे साउथ चले आओ। मैंने कबीर शाह को तमाम जरूरी हिदायत दे दी हैं। मैं सेकंड के हतार में इससे मैं समझ गया कि शोएब मुझे घेरने के लिए गहरी साजिश के ताने बाने बुन रहा था। वो मुझे जल्द से जल्द अपने हाथ में लेना चाहता था। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि मुझे शिकार करने के लिए साहिल सबसे ज्यादा दिलकश चारा साबित होगी। उसने जहांगीर और फवाद को पेश आने वाले वाकयात का जिक्र नहीं किया और ना ही साउथ के नाकाम मिशन का कोई जिक्र किया। उसकी सोच तमाम तर इस नुक्ते पर फोकस थी कि किसी तरह मुझे अपने काबू में कर ले। उसके इरादे उसकी बदनीति की चुगली खाते थे। मैंने लोहा लोहे को काटता है कि मुस्ताक शोएब गौरी से कहा, यार ये तो बड़ी खबर है, तुम इतने यकीन से बता रहे हो तो मुझे भी मान लेना चाहिए। तुमने मुतअद्दिद मौके पर मेरा भरपूर साथ दिया है। मैं तुम जैसे मुखलिस दोस्त पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन मैंने दानिशा जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो जल्दी से बोला, लेकिन क्या बैतान? मैंने तामिल करते हुए कहा, लेकिन पता नहीं फौरी तौर पर कराची के लिए कोई फ्लाइट मिल भी सकेगी या नहीं। और इस होटल में भी 2 दिन की बुकिंग थी, फिर होटल की बुकिंग को जहन्नुम में डालो बैतान। वो कतई कलामी करते हुए बोला, और फ्लाइट वगैरह के लिए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी वापसी का बंदोबस्त कर दिया है। वो कैसे शोएब? मैंने हैरत की अदाकारी करते हुए कहा। शोएब गौरी जैसे बासर शख्स के लिए ये चंदा मुश्किल नहीं था कि कराची में रहते हुए लाहौर से मेरी बुकिंग करवा दे, मगर मैं हैरत का इजहार करके इस ड्रामे में हकीकत का रंग भर रहा था। हमारे दरमियान जो खेल शुरू हो चुका था उसमें एतमाद और अदाकारी को बहुत अहमियत थी। एतमाद अपनी जात पर और अदाकारी दूसरे के सामने, इल्ला ये कि खाम खुलकर एक दूसरे के सामने आ जाते। शोएब जब तक बंद रहकर खेलता रहा, मैं भी उसके सामने खुलने का इरादा नहीं रखता था। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा, वैतान तुम्हें फोन करने से पहले मैंने तुम्हारे लिए टिकट और पहली मुमकिना फ्लाइट में कराची आने का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें सिर्फ इतनी जहमत करना होगी कि अपने कमरे से निकलकर होटल के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचो। वहाँ मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसी वाले एक कितार से ऑफिस सजाए बैठे हैं। तुम्हें सिर्फ ट्रैवल में जाना है
वहाब बुखारी साहब से मेरा रेफरेंस इस्तेमाल करके मिलो, वो तुम्हें टिकट दे देंगे। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, तुम्हारी फ्लाइट में लगभग 2.5 घंटा बाकी है, अब तुम वहाँ कमरे में 1 सेकंड जाया नहीं करोगे। ओके ओके माई डियर, मैंने मुवाफकत अमेज लहजे में कहा। मैं निकल रहा हूँ। फिर मैंने पूछा क्या मैं बाकायदा चेकआउट हो जाऊंगा या कोई जरूरी नहीं। वो जल्दी से बोला, सबसे अहम ये कि तुम्हें होटल से निकलना है, बस इसी पर तवज्जो दो। और वो बुरी खबर, मैंने अचानक पूछा, उसके बारे में नहीं बताओगे? मैं चाहता हूँ खुशखबरी तुम्हारे ज़हन पर अपना तासर पुख्ता कर ले, तो मैं तुम्हें उस बुरी खबर से आगाह कर दूं। उसने दोस्ताना अंदाज में कहा, जब तक मैं तुम्हारी साथी साहिल को तुम्हारे पास नहीं पहुंचा देता, वो बुरी खबर मेरे होंठों से निकलकर तुम्हारी समाज से रसाई हासिल नहीं करेगी। इतना तो बता सकते हो उस खबर का ताल्लुक किस चीज से है? वो गंभीर आवाज में बोला, मतरूक कुएं से बरामद होने वाले सोने से। सोने को क्या हुआ है? मैंने तशवीशनाक लहजे में कहा। जो भी हुआ है मैं संभालूंगा। वो गहरी तशवीश से बोला, तुम इसी खुशी के मौके पर अपने ज़हन पर कोई ख्याल मत लाओ, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके, विश यू गुड लक। फिर इससे कबल के मैं कोई और सवाल करता, उसने फोनिक राब्ता मुनक़ते कर दिया। बेइख्तियार मेरे मुंह से शोएब गौरी के लिए खासे सख्त अल्फाज निकल गए। उसकी नीयत अहवाल अब पूरी तरह मुझ पर अयां हो चुकी थी। मैंने थोड़ी देर पहले जिन मामलात में 90% अंदाजा कायम किया था, उनकी शरह अब 100% की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। शोएब गौरी ने जल्द से जल्द मुझे काबू करने के लिए साहिल का शोशा छोड़ दिया था। वो ये बात बखूबी जानता था कि मेरी जिंदगी में साहिल की बहुत अहमियत है। उसकी हैसियत मेरे लिए एक अटूट अंग जैसी है, जिसके बारे में सुनते ही मैं आंखें बंद किए दौड़ता आऊंगा। लेकिन अब मैं उसके फ्रेम में आने वाला नहीं था, बल्कि उसे फ्रेम में देने का फैसला कर चुका था। साहिल के हवाले से मैं मियां जाहिद हुसैन के आगे के बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मौत के सामने खड़े भी शख्स से दरोग गोई की तवक्को नहीं की जा सकती। मियां जाहिद हुसैन की शाह रग मेरे खंजर की धार तले दबी हुई थी। वो इन लम्हात में किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोल सकता था। उसने बिल्कुल सच बताया था। मेरी साहिल को चौधरी नवाजिश अली की तरफ रवाना कर दिया गया था और मुझे उसी समीयत में सफर करना था। उधर मेरी साहिल गई थी। शोएब गौरी अपनी चाल बाजी से मेरा रास्ता खोटा करना चाहता था, मगर मैं अब उसकी चाल में आने वाला नहीं था। दोस्ती की आड़ में इंसान अपनी गर्दन भी कटवा देता है। दोस्ती फूलों की हार जैसी हो। शोएब गौरी ने कसीरुल मालिय सोने तक पहुंचने के लिए मुझसे दोस्ती की और बहुत कम अरसे में मेरा एतमाद हासिल कर लिया। फिर जैसे उसे पता चला मैं उसकी असलियत से वाकिफ हो चुका हूँ, उसने पैंतरा बदल लिया। चंद रोज कबल वो बड़ी शदोमत से सोने की बाजियाबी के लिए हाथ पांव मार रहा था। कल रात उसने मुझे बताया मिस्टर नील आर्मर ने अपनी टीम की मदद से वो सोना हासिल कर लिया था और अब मुझे उस सोने से मुतल्लिक कोई बुरी खबर सुनाने वाला था। अगर मैं उसका असल चेहरा ना देख लिया होता तो यही समझता कि मुमकिन है इस सिलसिले में वाकई कोई पेचीदगी पैदा हो गई होगी, मगर अब तो उसकी हर बात मुझे फरेब दिखाई देने लगी थी। मैंने पलक झपकने में फैसला कर लिया कि सोने वाले मामले में उसकी नीयत खराब हो चुकी है। हालांकि अभी तक उसने मुझे किसी तफसील से आगाह नहीं किया था। ताम किसी बदनीयत और धरती दुश्मन शख्स पर आंखें खोल कर भी एक लम्हे के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने उसकी दोस्ती पर भरोसा करके सोने वाला राज उस तक पहुंचा दिया। उसने दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था वजदान दोस्ती में अगर जान दे सकता है तो दुश्मनी में जान ले भी सकता है। शोएब गौरी की तमाम तर दोस्ती का बांडा फूट चुका था। अब मैं उसका दुश्मन था, खुल्लम खुल्ला दुश्मन। दोस्ती को याद ना भी रखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मगर दुश्मनी को हर हाल में याद रखना पड़ता है, अपनी बका के लिए, दुश्मन की फना के लिए। शोएब गौरी अगर ये समझ रहा था कि छल फ्रेब या चक्करबाजी से वो सारा सोना हड़प कर जाएगा तो ये उसकी भूल थी। पहले तो मैं एक मखसूस हिस्से पर आमादा था, लेकिन अब शोएब की नीयत खुल जाने के बाद मुझे उससे सारा सोना हासिल करना था। वो एक बिस्किट भी हजम नहीं कर सकता था। मैं उसके जबड़े चीर कर खल्क में हाथ डाल देता और मेदे समेत उसकी आंतें खींच कर बाहर ले आता। वजदान की दुश्मनी दारा, तारा और मियां जाहिद को कब रास आई थी जो शोएब बच कर निकल जाता। मैं उसकी यहूदियत, नवादी और CFK को नाक के रास्ते निकालने का पुख्ता अज़म कर चुका था। यही सब सोचते हुए मैंने अपना बैग रेडी किया। इसी दौरान में डार्लिंग यकटक मुझे देखते जा रही थी। मैंने सोचा जरा फुर्सत मिले तो मैं डार्लिंग का राज जानने के लिए रिसर्च करूंगा। डार्लिंग पर काम करने के लिए इर्तिकाज की जरूरत थी। मैं अपनी ची की कुव्वत को इस्तेमाल करके उसके अंदर उतर सकता था और उसके अंदर पोशीदा उस सरबस्ता राज को अफशा कर सकता था जिसने पिछले कुछ अरसे से मुझे हैरत अमेज उलझन में डाल रखा था। ची की एडवांस मशक़ें मैं बाकायदगी से कर रहा था, जिसके नतीजे में इस कुव्वत में बड़ा खुशगवार इजाफा हो रहा था। मैंने डार्लिंग की तरफ देखते हुए कहा, मेरे तो पाँव में चक्कर है। मेरे साथियों को इस चक्कर में दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। रफ्ता रफ्ता तुम भी आदी हो जाओगी। म्याऊं, उसकी मखसूस आवाज मेरी समाज तक पहुंची। शोएब गौरी से राब्ते के बाद मैं जल्द से जल्द इस होटल को खैरबाद कहकर शहर के हंगामों में गुम हो जाना चाहता था, ताकि वो कहीं भी मेरा सुराग ना पा सके। मैंने बैग की जिप बंद करते हुए हैरत अंगेज पुरस्रार बिल्ली से कहा, डार्लिंग, हम इस होटल को छोड़कर जा रहे हैं। आर यू रेडी? उसने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो। उसके साथ उसने बड़ी अदा से आवाज निकाली, म्याऊं। मैंने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं, बाहर निकल कर फैसला करूंगा। उसने एक मरतबा फिर म्याऊं किया और एक तवील अंगड़ाई लेकर जिस्म को खींचने के बाद तैयार हो गई। ये सच है, इस वक्त तक मैं नहीं जानता था कि मेरी अगली मंजिल क्या और कहाँ होगी। बहरहाल इस होटल को छोड़ना नागजीर था। उसके साथ ही शोएब को फ्रेब में मुब्तला करने के लिए यह जरूरी था।
कि मैं बुखारी ट्रेवल से अपना टिकट हासिल कर लूं ताकि शोएब आइंदा 3-4 घंटों के लिए मेरी जानिब से बेफिक्र हो जाए। बुखारी के पास मैंने सिर्फ 10 मिनट गुजारे और अपना टिकट लेकर उसकी एजेंसी से बाहर आ गया। बुखारी ट्रेवल में मुख्तसर वक्त में मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि शोएब गोरी बुरी तरह बुखलाया हुआ था। उसी बुखलाहट और जल्दबाजी में उससे संगीन किस्म की गलतियां सरजद हुई थी। मैंने बुखारी के सामने अपनी किसी उलझन का मुजाहरा नहीं किया और खामोशी से बाहर आ गया। शोएब गोरी ने मेरा टिकट वजदान के नाम से बनवाया था। ज़हनी अबतरी और अफरा तफरी में यह बात उसकी यादाश्त से निकल गई थी कि मैं दस्तावेजी तौर पर वजी की शख्सियत इख्तियार किए हुए हूँ। हालांकि तब्दीली के तमाम मराइल उसी के हाथों तय हुए थे। दूसरे वो मेरी डार्लिंग की बुकिंग को फरामोश कर बैठा था। शोएब से मैं इस किस्म की गलतियों की तवक्को नहीं रखता था। मेरे सामने एक नया शोएब जाहिर हो रहा था जो कल वाले शोएब से बहुत मुख्तलिफ था। ये तमाम हकाइक एक ही तरफ इशारा करते थे। हालात की स्टेडी करवट ने उसके दिमाग की चूलें हिला कर रख दी थी। मेरे लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने डार्लिंग की बुकिंग क्यों नहीं करवाई थी, या ये कि मेरा टिकट बनवाते उसने वजी की बजाय वजदान क्यों लिखवा दिया। मुझे तो किसी भी कीमत पर फिलहाल वापस कराची नहीं जाना था, लिहाजा इन अमूर की कोई अहमियत नहीं थी। मेरी सोचों में घूम टहलते हुए मेन माल रोड शायरा कायदे आदम पर पहुंच गया और उसी वक्त मुझे चौंक जाना पड़ा। मेरे करीबी से एक नीली शैराट तेजी से मुड़कर होटल के मेन गेट की जानी पड़ी। वो गाड़ी बिल्कुल न्यू ब्रांड थी, मेरी नीली शैराट की तरह, मगर मेरे चौंकने का सबब वो नीली शैराट नहीं बल्कि उसमें मौजूद हस्ती थी।